हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर होने वाला है हमारी एम लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 39 विच इज़ पंचायती राज। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी स्लाइड पे, हम बात करने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इंडिया के अंदर ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इसका क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ वॉलंटरी फीचर्स हैं, कुछ कंपलसरी फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं पंचायत की, तो जैसा कि हम सभी को पता है हमारे यहाँ पे बिफोर 1992 टू टायर स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता था। एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक था डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट। ऑलराइट, बट होता क्या है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है इन द ईयर ऑफ 1992। इसके थ्रू क्या किया जाता है, ये तीसरा टायर ऐड किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड टायर तो था ही, तीसरा टायर ऐड किया जाता है एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब क्या होता है कि भाई एट द, हम बोल सकते हैं रूरल लेवल पे और एक अर्बन लेवल पे भी। अर्बन लेवल पे जो है वो हम बात करेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट अभी हमें बात करना है रूरल लेवल पे। तो बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ईयर्स के अंदर क्या किया जाता है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट ऐड किया जाता है विच इज़ अवर पंचायती राज। देखिए, थर्ड टायर ऐड करने का मेन पर्पस क्या क्या हो सकता है, तो मेन पर्पस यही है कि भाई अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाया जा सके। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अभी तक हमको देखने को मिलती थी, जिसमें हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करके वहाँ बिठाते थे, उसको ग्राउंड लेवल तक ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर या फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या करने का, कन्वर्ट करने का ये बेस्ट तरीका हो सकता है which is local self government in the form of panchayati raj and municipality at the rural as well as the urban area respectively। ऑलराइट, इसी के लिए क्या किया गया 1992 के अंदर बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ऑलराइट, और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, तो हमें पता है हमारा जो 7th शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स के अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। उसका जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के 5th एंट्री के अंदर याद रखना क्या है, हमारा लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो लोकल गवर्नमेंट है कहाँ, तो भाई स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 5th के अंदर देखने को मिलती है। ये चीज़ें हमको फैक्चुअल डिटेल एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो 5th एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है, विच डील्स विद द पंचायती राज और आई वुड से द लोकल गवर्नमेंट, जिसका एक पार्ट है पंचायती राज। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डिटेल एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से पंचायती राज जो सिस्टम है उसका इवोल्यूशन हुआ। थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है कैसे बन गया। भाई सीधी सी बात है, सर्टेन कमेटी की रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती होगी, उसी रिकमेंडेशन के थ्रू ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया होगा। ऑलराइट, देखिए होता क्या है, सबसे पहले कोई भी अगर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है ना, गवर्नमेंट को लॉ लाना होता है, कुछ भी कहना होता है, सबसे पहले वो क्या करती है, कमेटी सेट करती है। कमेटी में कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ये एक्सपर्ट मेंबर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके थ्रू कुछ डेटा गैदर करते हैं और डेटा के अकॉर्डिंगली क्या की जाती है, वो पॉलिसी फॉर्म की जाती है। वो कमेटी क्या करती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है, उस रिकमेंडेशन का यूज़ करके जो ऑफिसर्स हैं, आप लोगों जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इसी तरीके से अलग अलग कमिटीज़ एस्टेब्लिश की गई थी जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दी थी टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज। उन सारी कमिटीज़ के बारे में हमें एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेनी है। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पूछ लेते हैं भाई बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने कितने टायर स्ट्रक्चर्स ऑफ द पंचायती राज के बारे में रिकमेंडेशन दी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने रिकमेंड किया था अपनी कमिटीज़ के अंदर, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट क्या है, थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल पता होना चाहिए इस कमिटीज़ के बारे में, तो सबके बारे में हम जानते हैं। ऑलराइट, तो बेसिक ये पता चला आइडिया क्या है इन कमिटीज़ का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बलवंत राय मेहता कमेटी। सबसे पहले सेटअप की जाने वाली कमेटी ये है, जो कि कब सेटअप की गई थी, अराउंड 1957 के अंदर, जनवरी के अंदर ये कमेटी सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको क्या करना था, एग्जामिन करना था कि भाई जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला करता था, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, साथ में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो भी किस तरीके से वर्क करनी है, उसके लिए क्या करना था, बलवंत राय मेहता की चेयरमैनशिप में एक कमेटी सेटअप की गई थी। उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, अराउंड जनवरी में सेटअप की गई थी, नवंबर 1957 में वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशंस की, और इसी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ऑलराइट,
तो अब देखिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी एक्चुअल में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने, वो सुनना ध्यान से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले बात की थी भाई 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसका, पंचायती राज का। कौन सा 3 टायर भाई, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होनी चाहिए, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे या तालुका लेवल पे क्या होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं पंचायत समिति होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा यूनिट यानी कि जिले लेवल पे जिला परिषद होनी चाहिए। तो 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए किसका, पंचायती राज का। किसने रिकमेंडेशन दी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और ये तीनों एक दूसरे से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। इसके अलावा ये पंचायती राज जो सिस्टम है वो क्या होगा, यहाँ पे जो लोग होंगे जिसमें से रूरल लेवल पे जो पंचायत होगी ये डायरेक्टली इलेक्टेड होगी। इसके अलावा ये जो 2 लेवल हैं, ज़िला लेवल पे ज़िला परिषद और पंचायत समिति एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनके मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो डायरेक्टली इलेक्शन किसके होंगे, विलेज पंचायत के। ये भी रिकमेंडेशन है बलवंत राय मेहता की। इसके अलावा और कोई रिकमेंडेशन, यस भाई जितनी भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इन लोकल बॉडीज़ को दी जाएगी। पंचायत समिति जो होगी वो क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ये जो ब्लॉक लेवल की जो है पंचायत समिति, उसको एग्जीक्यूटिव काम करने यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का काम करना है, जबकि ये जो ज़िला परिषद है ये एडवाइजरी का काम करेगी, एडवाइजरी बॉडी होगी और एडवाइस देगी पंचायत समिति को, पंचायत समिति उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। ये जो ज़िला पंचायत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, हेड करेंगे, यानी कि चेयरमैन कौन होंगे, ज़िला पंचायत के हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। और पावर का जेन्यूनली ट्रांसफ़र होना चाहिए किस लेवल पे, ये लोकल लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट है भाई अपनी पावर का ट्रांसफ़र करे लोकल लेवल पे, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी तो क्या है, यही लोग फेस करेंगे ना, ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो तभी आने वाला है। इसके अलावा इनको एडिक्वेट रिसोर्स भी क्या है, ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन हमको कहीं ना कहीं किसने दी थी, हम बोल सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी, जो हमें पता होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो हैं वो एक्सेप्ट भी की गई बाय द नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। तो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल थी उसने क्या किया था, इन जनवरी 1958 के अंदर कुछ इसमें से रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी की थी। और इसी तरीके से धीरे धीरे क्या है, इसके अलावा स्टेट्स को दिया गया अपने एंड से कि आप क्या करो, अपनी जो हम बोल सकते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अपने लेवल पे इनका डेवलपमेंट करो। तो एक टाइप की रिकमेंडेशन हम बोल सकते हैं मोर और लेस बलवंत राय मेहता कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई थी। और इसी रिकमेंडेशन के बेस पे याद रखना, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बना था जहाँ पे पंचायती राज एस्टेब्लाइज किया गया था, फर्स्ट स्टेट बना था। कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1959 के अंदर अक्टूबर 2, और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनोग्रेट किया था। और ये राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज किया गया था। याद रखना, वे बैक इन 1949, 2 अक्टूबर 1949 के अंदर। उसके बाद पहला राजस्थान, दूसरा क्या बना, आंध्र प्रदेश बना, और उसके बाद तो मोस्ट ऑफ द स्टेट ने क्या किया, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। याद रखना, पहला राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आंध्र प्रदेश, दोनों 1959 में ये अक्टूबर के अंदर देखने को मिला। और उसके कुछ मंथ लेटर क्या है ना, हम बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर भी पंचायती राज एस्टेब्लाइज कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल डिटेल की बात करें हम ये बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1960 तक क्रिएट कर दिया था। पर सारे स्टेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। याद रखना, सारे स्टेट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज किया था। भाई पंचायत राज का टेन्योर क्या होगा, उसके अंदर कंपोजिशन कौन कौन लोग होंगे, फंक्शन कैसे करेंगे, उनके फाइनेंसिस क्या क्या होंगे, वो सारे क्या थे स्टेट के ऊपर थे। तो स्टेट ने अलग अलग टायर स्ट्रक्चर एडोप्ट किया था। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान ने 3 टायर स्ट्रक्चर एडोप्ट किया था, जो हमने अभी बात किया बलवंत राय मेहता कमेटी, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। वैसे ही तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं उसने 2 टायर, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं 4 टायर, यानी कि हर एक स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज किया था। कुछ स्टेट थे जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्ट्रक्चर था जैसे कि ज़िला परिषद, उसको ज़्यादा पावर दी थी। जबकि हम बात करें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट ने क्या किया था, भाई पंचायत समिति जो थी ब्लॉक लेवल पे उसको ज़्यादा पावरफुल किया था। यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इन शॉर्ट सारे स्टेट ने अपने अपने हम बोल सकते हैं प्रोविज़न जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंगली सेट किए थे स्टेट्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर हमको बताया गया है कि भाई कौन से टर्म्स एंड अलग अलग कमिटीज़ जो बनाई गई उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे। आपको करना क्या है, टेबल से एक बार जस्ट गो थ्रू होना है, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इन लोगों की कमेटी की रिकमेंडेशन में बलवंत राय अशोक मेहता, LM संघवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है। और लास्ट में गाडगिल कमेटी, अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो ये था कुछ बलवंत राय मेहता
कमेटी के बारे में। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कमेटी की रिकमेंडेशन, अशोक मेहता कमेटी। 1977 के अंदर क्या होता है, जनता दल जो है वो गवर्नमेंट में आती है, सीधी सी बात है, आफ्टर इमरजेंसी इंदिरा गांधी। उसके बाद ये क्या कहती है, जनता दल जो है वो क्या करती है, अशोक मेहता की लीडरशिप में एक कमेटी फॉर्म करती है जिसको अशोक मेहता कमेटी बोला जाता है, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अराउंड अगस्त ऑफ 1978 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करती। ये अराउंड याद रखना 132 रिकमेंडेशन देती है, किस लिए, ताकि ये जो डिक्लाइन हो रहा है पंचायती राज उसको वापस से स्ट्रेंथन किया जा सके और रिवाइव किया जा सके। 132 के समथिंग रिकमेंडेशन दी जाती है अशोक मेहता कमेटी के द्वारा इन द ईयर ऑफ अगस्त 1978। क्या क्या रिकमेंडेशन होती है, चलिए बात करते हैं कुछ ब्रीफ के अंदर। अब ये क्या बोलती है कि भाई बलवंत राय मेहता ने जो 3 टायर स्ट्रक्चर दिया था उसको एबोलिश करके क्या करो, 2 टायर स्ट्रक्चर बनाओ। 2 टायर स्ट्रक्चर तो क्या, एक तो ज़िला परिषद बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके अलावा क्या उनके बिलो एक मंडल पंचायत बनाओ जिसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप ऑफ विलेज जो हैं वो एक साथ गैदर होंगे, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 15 से लेके 20,000 तक की होगी। ऐसे बहुत सारे विलेज गैदर होंगे और मंडल पंचायत बनाएंगे जो कि क्या होगी, मंडल लेवल पे होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं तालुका लेवल पे होगी, और एक होगी ज़िला लेवल पे ज़िला पंचायत। और 2 टायर स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन अशोक मेहता ने दी थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको क्या, एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ना शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल को मोर और मोर क्या नहीं पावर देनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़िला परिषद होगी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसका काम होगा प्लानिंग करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ज़िला परिषद को अगेन मोर पावरफुल बनाने की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा ऑफिशियल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए ऑल द बोथ लेवल, दोनों लेवल पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये भी इनकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि भाई एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है शुड हैव द कंपलसरी प्रोविजन ऑफ द टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भाई पंचायत अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलर सोशल ऑडिट भी होनी चाहिए चेक्स एंड बैलेंस के लिए, तो ये भी रिकमेंडेशन इनकी थी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, भाई स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को दबा के नहीं रखेगी, डिवॉल्यूशन ऑफ द पावर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होना चाहिए, याद रखना। ये चीज़ें भी रिकमेंड की थी किसने, अशोक मेहता कमेटी ने। इसके अलावा अगर क्या होता है, डिवोल्यूशन हो भी जाता है, डिसोल्यूशन हो भी जाता है पंचायत को, विदिन 6 मंथ क्या करो, इलेक्शन कंडक्ट कराओ और वापस से एक इलेक्टेड पंचायत जो है वो एस्टेब्लिश करो। ये भी क्या थी, अशोक मेहता की हम बोल सकते हैं रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा एक नया पंचायत भी बनाई जानी चाहिए जो क्या एक सेपरेट बॉडी होगी डेवलपमेंट करने वाली पंचायत से, और इनका काम क्या होगा, इसमें कुछ क्वालिफाइड जज इसके क्या होंगे, प्रिजाइड करेंगे। न्याय पंचायत के नाम से पता पड़ रहा है, न्याय पंचायत न्याय देने वाली, यानी कि जुडिशियल बॉडी होगी, इसमें सेपरेट ये क्या होगी, सेपरेट होगी फ्रॉम द पंचायत, और इनमें जजेस होंगे जो क्या करेंगे, न्याय देने का काम करेंगे एट द ग्रास रूट लेवल। इसके अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी होगा जो क्या करेगा, रेगुलर इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा पंचायती राज के। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट फंक्शन होंगे वो ज़िला परिषद लेवल पे किए जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे किए जाएंगे। कुछ वॉलंटरी एजेंसी भी होगी जो क्या करेगी, अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पंचायती राज में। इसके अलावा मिनिस्टर होगा पंचायती राज स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, जो क्या करेगा, इसके जो पंचायती राज है उसके अफेयर्स को टेक केयर करेगा। और रिजर्वेशन की भी याद रखना, सबसे पहले बात किसने की थी, अशोक मेहता ने की थी कि भाई SC/ST की पॉपुलेशन है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अशोक मेहता वाज द फर्स्ट कमिटी हु रिकमेंडेड द रिजर्वेशन टू द SC/ST कम्युनिटीज़ एज कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन और एट द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अशोक मेहता की रिकमेंडेशन की कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी कि भाई पंचायती राज जो है उसको क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। ये भी रिकमेंडेशन अशोक मेहता ने दी थी। तो याद रखना 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, SC/ST का रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया था, सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, ठीक है। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जनता दल की गवर्नमेंट जो है वो लैप्स हो जाती है और इनकी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तो एटलीस्ट नहीं मानती है। बट कुछ स्टेट है जैसे कि कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने कुछ इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद जब थर्ड कमेटी की हम लोग बात करते हैं, वो थर्ड कमेटी है हमारी GV राव कमेटी। GV राव कमेटी क्या करती है, तो अगेन इनको भी रिव्यू करना था कि रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, किस लेवल तक पहुँचे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GV राव अपॉइंट अ कमेटी नोन एज GV राव कमेटी, ठीक है, जो 1985 के अंदर क्या होता है, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी देखती है भाई एक्सेसिव क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ब्यूरोक्रेट से IAS IPS ऑफिसर है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में ज़्यादा पावर ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पंचायती राज। इसीलिए इन्होंने
कुछ वर्डिंग भी बोली थी, जैसे कि ग्रास विदाउट रूट्स, यानी कि ग्रास रूट पे क्या है, हम बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तानाशाही, हम बोल सकते हैं अधिकारशाही जो है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। तो इसी के लिए उन्होंने क्या है कुछ पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरीके से ये जो पंचायती राज है उसको रिवाइव किया जा सके, ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है उसको कम किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक बॉडी बनाने की बात की जिसको बोलेंगे ज़िला परिषद। वो क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होगी, सेंट्रल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाली है। और डिस्ट्रिक्ट इज़ द पॉपुलर प्रॉपर यूनिट ऑफ द प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट एंड द जिला परिषद शुड बिकम द प्रिंसिपल बॉडी अकॉर्डिंग टू GVK राव मेहता कमेटी रिकमेंडेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके अलावा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल के शुड बी असाइन द इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको असाइन की जाएगी डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल के। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट भी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भी की जाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसेंट्रलाइज मैनर में प्लानिंग करना। इसके अलावा एक पोस्ट बनाई जाएगी जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी बोला जाएगा, जो क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगा। और पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसने रिकमेंड की थी, GVK राव ने की थी। GVK राव ने इन शॉर्ट किसको किया था, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। सेम कुछ और भी कमेटी है छोटी छोटी, जैसे कि दंतेवाला कमेटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ और कमेटीज़ भी देखने को मिलती है। GVK राव कमेटी है, दंतेवाला कमेटी है जिन्होंने ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट, फिर हनुमंता राव कमेटी है। इन सभी लोगों ने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल स्टेट बनाने की बात की थी। ठीक है, तो GVK राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल को ज़्यादा क्या करना, प्रेफरेंस देने की बात की गई थी। तो ये हमें एटलीस्ट खाली एक चीज़ तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए GVK राव में। ठीक है, इसके बाद हमारी जो फोर्थ कमेटी रिकमेंडेशन आती है वो है LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटीज़ ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो देखिए 1986 के अंदर हमें पता है राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई थी आफ्टर द असैसिनेशंस ऑफ इंदिरा गांधी 1984 में जिनका होता है। तो 1986 के अंदर राजीव गांधी क्या करते हैं, ये पंचायत को रिवाइटलाइज करने के लिए, वापस से रिवाइव करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी एक कमेटी अपॉइंट करते हैं जिसको LM सिंघवी कमेटी कहा जाता है। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी LM सिंघवी कमेटी ने, याद रखना है हमें। सबसे पहला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अशोक मेहता ने पहली बार बात की थी, दूसरी बार किसने बात की, LM सिंघवी ने, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो पंचायती राज को। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, और साथ साथ में इनको फ्री एंड फेयर मैनर में इनके इलेक्शंस भी होने चाहिए, फंड भी अलोकेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक न्याय पंचायत, सेम GVK राव ने पहले ही बोल दिया था, एक न्याय पंचायत होनी चाहिए, अशोक मेहता ने ही बोला था, जो क्या करेगी, टेक केयर करेगी न्याय का, यानी कि जस्टिस का। इसके अलावा विलेज जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए ग्राम पंचायत के फॉर्म में, तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा विलेज पंचायत शुड हैव द मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए विलेज लेवल की पंचायत के, ये भी इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। इसके अलावा द जुडिशियल ट्रिब्यूनल हो गया शुड बी एस्टेब्लाइज इन ईच स्टेट टू एडजुडिकेट द कंट्रोवर्सीज अबाउट द इलेक्शन टू द पंचायती राज। भाई पंचायती राज के इलेक्शन में कुछ भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल के आती है, भाई सही नहीं हुआ, गलत हुआ, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पर्टिकुलर बूथ पे प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए क्या एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ये भी रिकमेंडेशन किसकी आती है, LM सिंघवी की आती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट LM सिंघवी की रिकमेंडेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन देना चाहिए पंचायती राज को। ऑलराइट, इसके बाद देखो कुछ और कमेटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आती है थंगून कमेटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1988 के अंदर क्या है, कमेटी एस्टेब्लाइज की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द PK थंगून। ठीक है, ये कमेटी एस्टेब्लाइज की जाती है कि भाई क्या किस तरीके से पंचायती राज को वापस से और भी स्ट्रेंथन किया जा सके 1998 में। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन दी थी, क्या क्या रिकमेंडेशन दी जाती है इनके द्वारा, वही अब सेम चीज़ें रिपीट होगी, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। इसके अलावा 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी दे चुके हैं बलवंत राय मेहता कमेटी ये रिकमेंडेशन। इसके अलावा पंचायती राज बॉडी जो है उनकी एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 ईयर का, ये रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, यानी 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, थंगून कमेटी ने बोला पंचायती राज का। इसके अलावा क्या है कि भाई मैक्सिमम पीरियड फॉर द सुपर ससेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो पंचायत को अपने अंडर नहीं रख सकती, इलेक्शन होने चाहिए। लेट्स से कोई पंचायत है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो विद इन द 6 मंथ उसके इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा आप किसी भी पंचायत को अपने अंडर में नहीं रख सकते, ये भी उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए एट द स्टेट लेवल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर फॉर द प्लानिंग के लिए जिला पंचायत या जिला परिषद लेवल पे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा डिटेल सब्जेक्ट जो है उनकी लिस्ट होनी चाहिए, भाई पंचायती राज जो है
उनको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेशन है भाई, डिटेल सब्जेक्ट की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर रिजर्वेशन भी होना चाहिए इन ऑल 3 टायर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल, तीनों लेवल पे क्या है रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी इन्होंने बात की थी। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लाइज किया जाना चाहिए, जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायती राज को किस तरीके से फंड का क्या करेगी, डिवोल्यूशन करेगी, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए, ये भी थंगुन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, यानी जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। तो ये सारी थंगुन कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जस्ट लाइक बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव एंड थंगुन कमेटी और LM सिंघवी भी। गाडगिल कमेटी की बात करते तो गाडगिल कमेटी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 1988 के अंदर क्या किया था, गाडगिल जो है कमेटी एस्टेब्लाइज की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ VN गाडगिल। ये कमेटी को बताया गया कि भाई किस तरीके से पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको मोस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, तो उसके सेंस में क्या है रिकमेंडेशन इस कमेटी से मांगी गई थी। इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी गाडगिल कमेटी ने, देखिए सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए पंचायती राज को, कॉमन। इसके अलावा 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी कॉमन है। टर्म है पंचायती राज का फिक्स होना चाहिए 5 ईयर्स के लिए, ये भी हमने देखा अभी थंगतुन कमेटी ने सेम रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा मेंबर है पंचायती राज के ऑल द 3 लेवल पे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, याद रखना। बलवंत राय मेहता ने क्या बोला था, खाली विलेज लेवल पर डायरेक्टली इलेक्शन होने चाहिए, बाकी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। पर इन्होंने बोला ऑल 3 लेवल पे, विलेज हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो, तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्शन होने चाहिए। रिजर्वेशन SC ST एंड वुमेन को मिलना चाहिए उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। 11 इसके अलावा पंचायती राज बॉडी जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए ऑफ द प्रिपरेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। इसके अलावा जो पंचायती राज बॉडीज़ हैं शुड बी एम्पावर टू लेवी, कलेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट द टैक्सेस एंड द ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई सीधी सी बात है, फंड मिलेगा तभी तो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाएंगे। तो फंड के लिए गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन क्या बोलती है कि इनको ये अधिकार भी दिया जाना चाहिए कि ये क्या कर सके, लेवी भी कर सके और कलेक्ट भी कर सके अप्रोप्रिएशन टैक्सेस। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट से डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो हैं विलेजेस और पंचायत को कितना जाएगा, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। और इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है किसकी, गाडगिल कमेटी की, याद रखना। तो प्रेजेंटली हम जो पंचायती राज की बात करते हैं ना, मोर और लेस जो है गाडगिल कमेटी की ज़्यादातर रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्सेप्ट की थी। और इसी के बेस पे क्या किया जाता है, एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है, याद रखना गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन। और इसी के बेस पे क्या किया जाता है, सबसे पहले अगर हम बात करें 3 टायर के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, याद रखना किसको, पंचायती राज को। सबसे पहले बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गाडगिल कमेटी एंड द वेरियस अदर कमिटीज़ विच वी हैव डिस्कस ऑन द लास्ट सेल, दीज आर द वेरियस कमिटीज़। इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, सबसे पहले राजीव गांधी जी हैं वो ट्राई करते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर 1989 के अंदर, जो कि लोकसभा में तो पास हो गया, पर राज्यसभा में क्या हुआ, ये बिल जो है उसको अप्रूवल नहीं मिलता है, जिसके कारण ये बिल क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कैंसिल हो जाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है। तो राजीव गांधी ने ट्राई किया 1984 के अंदर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया बाय द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके बाद VP सिंह की गवर्नमेंट आती है 1989 के अंदर, ये भी क्या करती है, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करती है, क्या हम बोल सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पंचायती राज को, उसके रिगार्डिंग बिल जो है वो क्या है, VP सिंह की गवर्नमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस करती है। और इसी के लिए क्या है, हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है, जून के 1990s के अंदर ये क्या करते हैं, 2 डे की एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उन सबसे डिस्कस करने के लिए VP सिंह क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि भाई सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर डिवॉल्व करनी है पंचायती राज को, तो स्टेट गवर्नमेंट से तो पूछना पड़ेगा, इसीलिए CM की मीट बुलाई जाती है। बट ये कॉन्फ्रेंस का इतना कुछ हम बोल सकते हैं फ़ायदा नहीं होता है। और उसके बाद लोकसभा के अंदर सितंबर 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ये बिल, बट गवर्नमेंट इनकी गिर जाती है, इसीलिए लोकसभा के अंदर भी इनका बिल पास नहीं हो पाता है। तो VP सिंह का एफर्ट भी फेल हो चुका था। फिर आते हैं लास्ट में नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव क्या करते हैं, अगेन ये बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं इन द सितंबर 1991 के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 1992 के अंदर क्या हो जाता है, ये बिल जो है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव, बिल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पास हो जाता है। और याद रखना 24 अप्रैल को
1993 में यानी कि नेक्स्ट ईयर ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। इट केम इनटू फोर्स इन 24 अप्रैल ऑफ 1993। नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाता है, इनफोर्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो 3 प्रयत्न में क्या हुए, नरसिम्हा राव ने फाइनली इस बिल को हम बोल सकते हैं अप्रूवल दे दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 थ्रू विच केम इनटू फोर्स, जो कि इनफोर्स में आ जाता है इन द नेक्स्ट मंथ यानी कि 24 नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है बाय द मीन्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, अब ये बिल तो आ गया। ठीक है, अब इसके क्या क्या हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग ब्रीफली। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1992 में किया गया था, जिसने पंचायती राज को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो देखिए सबसे पहले तो क्या क्या ऐड किया इस अमेंडमेंट ने, तो याद रखना है हमको 9th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया, साथ ही साथ 11th शेड्यूल्स भी ऐड किया। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। 11 शेड्यूल ऐड किया पंचायती राज के बारे में, 9 शेड्यूल्स, 9th पार्ट, 9वां पार्ट या 9th पार्ट ऐड किया, 11 शेड्यूल ऐड किया। 9th पार्ट के अंदर आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक के आर्टिकल जो हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, जो 9 पार्ट के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। फंक्शंस की बात करते हैं तो याद रखना अराउंड 29 फंक्शन जो हैं वो ऐड किए गए, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू म्यूनसिपालिटी। हम पढ़ेंगे म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें कम सब्जेक्ट हैं, 18 to 19 है, बट 29 है किसके अंदर, पंचायती राज के। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। 9th पार्ट ऐड किया गया जिसके अंदर आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक आर्टिकल्स ऐड किए गए, 11 शेड्यूल्स ऐड किया गया और 29 फंक्शंस इसके अंदर थे। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी का आर्टिकल 40 है, जो क्या बात करता है कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या होने चाहिए, विलेज लेवल पे एस्टेब्लिश करने चाहिए। अगर एग्जैक्ट वर्डिंग बोले हम डीपीएसपी के आर्टिकल 40 की, तो इट टॉक्स अबाउट द स्टेट शैल टेक द स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड एंडाउमेंट देम विद सच पावर एंड द अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं और उनको पावर डिजोल्व करने की। आर्टिकल 40 बात करता है डीपीएसपी का, है हमारा आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर, हमें पता है सभी को। तो इसी आर्टिकल को क्या किया 1992 में बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम बोल सकते हैं लागू किया। और डीपीएसपी इसीलिए तो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हर एक स्टेट के अंदर होना चाहिए, तो मनमानी नहीं चलेगी। इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया, याद रखना 2 टाइप के सब्जेक्ट बनाए गए, एक थे कंपलसरी और एक थे वॉलेंटरी। कंपलसरी जो सब्जेक्ट थे उनको हम आगे बात करेंगे, ये क्या क्या सब्जेक्ट हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट को लागू करने ही पड़ेंगे अपने स्टेट में। वॉलेंटरी ऐसे थे जो स्टेट का अपना डिस्क्रिप्शन है, अपने हिसाब से अगर उनको ये लागू करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते, पर कंपलसरी प्रोविज़न तो क्या करने पड़ेंगे ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना। और इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, जिसके अंदर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर भेज रहे थे, सेंटर में एज ए एमपीज़ और एमएलए एज ए स्टेट के अंदर, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसके अंदर तब्दील होगी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि सीधी सी बात है, विलेज लेवल पे क्या होगा, विलेजर्स जाएंगे, वोट डालेंगे और अपने सरपंच को चुनेंगे, यानी कि ग्रास रूट पे जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी थी वो क्या है, कहीं ना कहीं बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ पंचायती राज हमें देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए हम अगर बात करें कुछ फीचर्स की कि भाई ये जो एक्ट है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो एक काम करते हैं हम ये जो सेलिएंट फीचर्स हैं कुछ उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो चुका है। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल ग्राम सभा क्या है, 3 टायर सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम बात करेंगे 11 शेड्यूल के अंदर जो 29 फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपलसरी प्रोविज़न कौन से हैं, वॉलेंट्री प्रोविज़न कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट क्या है 1996 का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ फीचर्स बात करेंगे इसी एक्ट के। फिर हम बात करेंगे कि पंचायत को पंचायती राज जो है पंचायत है उनको फाइनेंशियल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इनइफेक्टिवनेस क्यों निकल के आती है। फिर कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे 243 से लेकर 243 ओ तक क्या क्या चीज़ें हैं हर एक आर्टिकल्स के अंदर। ऑलराइट, तो
तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल्स को। हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट एडिशन है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।